ओके, तो यहाँ पे अब हम साउंड के अंदर जो बाकी बची चीज़ें हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो साउंड में सबसे पहले आपका क्या आ गया, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो देखो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड बिल्कुल स्टैंडिंग वेव जैसा ही होता है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। अगर ओमेगा और के अगर सेम है, कुछ नहीं करना है, वही फेजर बना के सॉल्व करना है जैसे पिछली बार किया था। एंगल तो पता होंगे, तो इसमें कुछ नया खास है नहीं। ओके, तो इंटरफेरेंस में ये होगा। अब इंटरफेरेंस में एक खास चीज़ जो हमें मिलती है, इसमें एक चीज़ होती है पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे तुम्हारे पास दो साउंड सोर्स है S1 और S2, ठीक है। इसका पाथ का लेंथ है x1 और ये लेंथ है x2, ठीक है। और ये एक ऑब्जर्वर है O, ठीक है। ये अगर इन दोनों की साउंड सुन रहा है और इन दोनों का K और ओमेगा अगर सेम है ना, तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें क्या होगा कि जैसे S1 किसी एक एंगल पे होगा, ठीक है, θ1, S2 किसी और एंगल पे होगा θ2, मैंने बताया था। तो अब ये जो इनके बीच जो पाथ डिफरेंस है ना, ठीक है, वो कहां से आएगा। आप ये देखो कि के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर हम सेम टाइम पे अगर ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, ओमेगा टी तो सेम रहेगा। तो हमने ये देखा कि फाइव तो चलो है ही, अगर इन दोनों के बीच में जो एक्स है ना, इसमें अगर कोई डिफरेंसेस आ गए, मतलब इसका एक्स और इसका एक्स अगर चेंज हो गए, उससे भी एक फेज डिफरेंस आ जाएगा, हमने ऑब्जर्व किया। तो हमने ये बोला कि अगर तुम्हारा जो पाथ डिफरेंस है अगर फेज सेम है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स जब जब तुम्हारा 2 पाई लैम्डा का मल्टीपल होता है, चलो ऐसे देखो तुम कि ये छोड़ो, हटाओ इसको। तुम क्या करो, कुछ मत करो, कि तुम्हारा जो डेल्टा फाई आएगा ना नया, वो कितना होगा, ये मैंने कुछ भी लिखा था, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फेज डिफरेंस। ओके, वो पहले मैंने कुछ पता नहीं क्या सोच के लिखा था। हाँ, आप क्या करो, पाथ डिफरेंस निकालो। तो जैसे यहाँ पे x1 पाथ है, यहाँ पे x2 पाथ है, पाथ की लेंथ मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर टू साउंड सोर्स, उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, मतलब सॉरी डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना होगा, x2 माइनस x1 का मॉड, ओके, और उसको मल्टीप्लाई करो 2 पाई बाय लैम्डा से। ये जो एंगल आएगा ना रेडियन में, अब जैसे मान लो कि ये अगर जो तुम्हारा आ जाता है λ/2, तो कितना हो जाएगा, पाई। पाई का मतलब क्या है कि S1 इधर है और S2 इधर है, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि आप क्या करो कि आपका जो, या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा एक्स n λ/2 है, तो क्या हो जाएगा आपका, या चलो ऐसे नहीं दिखना चाहिए इसको, आप ये देखो कि डेल्टा फाई अगर 2n+1 पाई का फॉर्म का है ना, तो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर डेल्टा एक्स जो है, अगर अब तुम इसको यहाँ से इक्वेट करो, तो तुम्हारे पास आएगा लगभग 2n+1 λ/2, इस फॉर्मेट का अगर तुम्हारा x है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अगर 2n+1 λ/2 है, तो हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा है, तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक एक्स्ट्रा चीज और आ गई, ठीक है, बस, बाकी कोई चीज नहीं है। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे कभी कभी क्या बोलते हैं कि एक साउंड S1 है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसी नली बनी है। तो यहाँ पे तुम देखो कि एक तो साउंड ऐसे ट्रैवल कर सकती है, अगर ये S1 है और ये ऑब्जर्वर है, एक साउंड ऐसे ट्रैवल कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये वाला साउंड पर तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक्स्ट्रा, एक तो ये पाई आर माइनस 2r, ये एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस। मतलब ये वाली साउंड इतना तो चली, इतना तो दोनों चल रही है, अब ये वाली साउंड इतना चल रही है और ये वाली साउंड इतना चल रही है, तो ये पाई आर और ये 2r, तो ये हो गया कितना आपका एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। उसको आप देख लो कि ये 2n+1 λ/2 फॉर्म का है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर ये n लैम्डा फॉर्म का यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये बस एक एक्स्ट्रा चीज और आ जाती है साउंड में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग वेव में क्या, स्ट्रिंग वेव में ऐसा कुछ कर नहीं सकते तुम खास, करने को देखो कर सकते हो, बट उसमें इस तरह क्वेश्चन बनता नहीं है। यूजुअली क्वेश्चन बनेगा इस तरह का। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि अगर आपको दो साउंड सोर्सेज दिए हैं या दो तरह की साउंड वेव्स आ रही हैं, तो उनके बीच में पाथ का डिफरेंस निकाल लो, है ना, उसको इक्वेट कर दो। कभी कभी क्या होगा, उनके अंदर ऑलरेडी फेज डिफरेंस और भी होगा, तो x+5 कर देंगे, है ना। वैसे यूजुअली ऐसा नहीं होता है ना, यूजुअली केवल यही चीज देते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं बेसिकली इनको, और फिर अपन ये कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो एक ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है जो मुझे याद आया। इसके अलावा स्टैंडिंग मोड की बात करते हैं। हाँ, अब रिफ्लेक्शन और साउंड वेव जो है वो तो यार मैं तुम्हें बताया वैसा ही होता है, ठीक है। फेस चेंज होता है जब बाउंड्री ऐसी होती है इस तरह की जेड, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे तुम ऐसा समझ सकते हो कि अगर तुम्हारी साउंड वेव है,
ठीक है, वो अगर लेट से ऐसे जा रही थी और उसको क्लोज्ड एंड मिल गया, ठीक है, क्लोज्ड एंड मिल गया, तो क्लोज्ड एंड जो है वहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पार्टिकल्स का? नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की होती है एंटी नोड। मतलब डिस्प्लेसमेंट का अगर तुम ऐसे बनाओगे ना, अगर साउंड वेव का तुम ऐसे ग्राफ बनाओगे ना अगर, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होगा, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है यानी सारे पार्टिकल यहाँ पे आके धम 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 कर रहे हैं, तो प्रेशर का यहाँ पे एंटी नोड रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। जबकि अगर ऐसा है कि खुला हुआ ये है, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर जीरो रहेगा, प्रेशर का वेरिएशन होगा नहीं क्योंकि कॉन्टैक्ट में ये एयर के, तो प्रेशर वाला ग्राफ जो होगा वो ऐसा कुछ रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट तो बहुत हो रहा है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा रहेगा। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे तुम्हें बतानी थी, कोई खास वो नहीं है कुछ यूजफुल। अब बात करते हैं मुद्दे की, स्टैंडिंग मोड्स इन साउंड वेव। अब ये भी तुमने अगर स्ट्रिंग वेव का समझा तो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनना सब लोग। तो हम अब तो ये करेंगे कि अब इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग में तो इसमें पाइप होते हैं, ठीक है, तो एक होता है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। तो अपन अभी जैसे प्रेशर का अपन बनाएंगे मोस्टली, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे। अब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किसी से भी करो आंसर सही आएगा, प्रेशर का अपन देखते हैं। तो तुम यह देखो कि यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर का वेरिएशन अपन इस तरह का कुछ इसमें मान सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा, हाँ ये मैंने शायद में अभी थोड़ी देर पहले जो बताया उसमें शायद मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि एंटी नोड वो चीज़ होती है जो मूव कर रही है ज़्यादा, नोड वो चीज़ होती है जो ऐसी रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये नोट करते हैं। अब मैंने जो पिछली बार बताया ना ये वाला, तो यहाँ पे प्रेशर, चलो मैं तुम्हें यहीं पे समझा दूंगा ये चीज़, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाला जो एंड है, देखो तो ये क्या हो रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। हमने एक पाइप ले रखा है, उसके अंदर हम वो ऐसे कर रहे हैं। आप जब उसके अंदर उस पाइप के अंदर कुछ करोगे ना साउंड, तो साउंड उसमें रिफ्लेक्ट वगैरह होकर एक इस तरह का स्टैंडिंग वेव फॉर्म करती है, जैसा मैंने बताया था पिछली बार। तो अब आप ये देखो कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ पे तो प्रेशर वेरिएशन होगा नहीं, तो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन जीरो कर दिया। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाली जो सरफेस है, वहाँ पे क्या है, पार्टिकल एकदम धड़म 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 कर रहे थे, प्रेशर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये अपना सबसे फंडामेंटल मोड हो गया। तो अब ये सोचो कि ये ऐसा होता तो ये λ/2 होता, तो λ/4 है इक्वल टू L। ये जब हो जाता है इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप, ठीक है। ये हुई एक बात ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता और ऐसा होता, तो एक लूप बन के फिर होता, तो ये λ/2 और ये λ/4, तो हम क्या लिख देंगे, n λ/2 प्लस λ/4 इक्वल टू L। अब इसके बाद की कहानी पूरी जैसे मैंने स्ट्रिंग वेव में बताई वैसे है। यहाँ पे लैम्डा लिखेंगे अपन V/F, और यहाँ पे V का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस, √B/ρ या √γ/ρ, सॉरी, और ज़्यादातर तो यही होगा √γ/RT/m, ठीक है। ये वाला यूज होगा क्योंकि गैस में होता है, ये गैस में होता है, ऐसा नहीं होगा कि भाई सॉलिड दे देंगे या लिक्विड दे देंगे उसमें करा रहे हैं, बट तो भी वहाँ पे लगा सकते हो। बेसिकली V यूज़ करना है, V जैसे गैस में ये होता है तो ये यूज़ कर लेंगे, सिंपल, ओके। तो ये हो गया आपके क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की कहानी। अब ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। कभी कभी दोनों तरफ से खुला होता है ना, तो अब यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ भी देखो, तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऐसे बन के ऐसे, क्योंकि दोनों एंड्स पे आपका जीरो प्रेशर वेरिएशन होना चाहिए, ओके। तो ये हो गई आपकी नोड, ये एंटी नोड। नोड क्या होती है, जहाँ पे आपका ये जो चीज़ है ये जीरो मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, और एंटी नोड होती है सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है। यही फाइनल चीज़ है, यही याद रखनी है। तो अब यहाँ पे एक लूप है, अब इससे कम तो क्या लूप बनाओगे, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, λ/2, ये तो λ/2 है ना, क्योंकि ये पूरा हो जाता है लैम्डा, तो λ/2 है इक्वल टू L। तो अगर ऐसे n लूप्स है तो n λ/2 इक्वल टू L। ये कंडीशन हो गई किसकी, ओपन ऑर्गन पाइप की फॉर लूप फॉर्मेशन, ठीक है। बस यही तो कंडीशन है। कभी कभी दोनों तरफ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से क्लोज अगर कर देंगे तो ऐसा होना पड़ेगा कुछ, है ना। तो अब ये λ/2 हो गया वापस। तो ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे दोनों तरफ से क्लोज तो क्या ही होगा, दोनों तरफ से क्लोज करोगे तो साउंड आएगी कहाँ से, ये यूजुअली नहीं होता है, बट ये दोनों हो जाता है। तो ओपन ऑर्गन पाइप अगर है ऐसा, तो दोनों तरफ नोड बनेगी, तो n λ/2 कर देना है L को इक्वेट। और अगर ऐसा है क्लोज्ड है, मतलब एक तरफ ऐसा है, तो एक तरफ ऐसा बनाना पड़ेगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ऐसी, और उससे बड़े वाले हो जाएंगे ऐसे। तो इसमें वही क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ निकालो, ट्यूनिंग फॉर्क अगर L दे रखा है और लैम्डा दे रखा है, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी आएंगी, ठीक है। तो वो हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, बस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, NV/2F इक्वल टू L। तो ये कैसा कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे कि यार इसमें है ना एयर का टेम्परेचर निकाला, तो हम क्या करेंगे, और अगर F दे रखा होगा, L दे रखा होगा, बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो N की वैल्यू तो 1 हो गई,
तो हम क्या करेंगे, v निकालेंगे सबसे पहले, और v क्या होता है, इतना होता है। अब r हमें पता होगा, m पता होगा, गामा पता होगा, तो t निकाल लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, कैलकुलेशन है, मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में वापस देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस चीज़ से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, ये चीज़ मिस नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका एक और चीज़ जो है आपका स्टैंडिंग वेव्स इन अ पाइप। हाँ, अब ये चीज़ देखो कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आती कि क्या कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे केस में बस याद रख लो कि ओपन पाइप है तो ये फॉर्मूला लगाना है, क्लोज पाइप है तो वो फॉर्मूला लगाना है। तो चलो बीट्स फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देखूंगा बीट्स, डेरिवेशन वगैरह नहीं करूंगा। आपके पास दो वेव्स है जिनका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं। ठीक है, या F1 F2 ले लो, तो ये दोनों जब इंटरफेयर करती है ना तो हमें एक अलग ही तरीके का पैटर्न सुनाई देता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। वो होती है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू, बस यही याद रखना है। मतलब बेसिकली क्या होगा कि ये इंटरफेयर जब होंगी ना तो इनका नॉर्मल वाला ऑसिलेशन तो हो गई जो ω1 + ω2/2 से होगा, लेकिन इनका एक और भी ऑसिलेशन होता है। मतलब इसमें इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाता है। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ हो रही है ना, ये ऑसिलेशन हो रहा है आपकी F1 - F2 फ्रीक्वेंसी से, और ये जो अंदर हो रहा है ना ये हो रहा है आपकी एवरेज फ्रीक्वेंसी से। अब यहाँ पे हाँ ठीक है, तो ये हो गई आपकी बीट्स। ठीक है, तो बीट्स का क्वेश्चन क्या मैं बताता हूँ, कुछ नहीं समझना है कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, वो तुम देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, अच्छी वर्मा में दे रखा है डेरिवेशन। बट क्वेश्चन क्या मैं बताता हूँ। बोलेंगे कि आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, जिनमें से एक आपके पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी F1, एक और इसकी F2। इसमें बोल रखा है कि दोनों सेम तरह के हैं, या चलो ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा करो कि तुम्हें हाँ दो ट्यूनिंग फॉर्क दे रखे हैं और बोल रखा है कि इसको आपको जैसे वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसकी फ्रीक्वेंसी निकलवा देंगे कि यार ये आपके पास एक लेंथ, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, या ये एक ऐसा साउंड का कॉलम होता है ओपन, क्लोज ट्यूब है एक, उसके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है, मतलब लेंथ बता देंगे और बोलेंगे फंडा और टाइम स्पीड बता देंगे और बोलेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी निकालो। तो अपन क्या करेंगे, जो मैंने बताया कि L = n λ/2 या जो भी है, n λ/4 आएगा यहाँ पे, तो λ/4 उससे अपन निकाल लेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फिर ये बोलेंगे कि F2 इज ग्रेटर देन F1 एंड F2 और F2 को अगर F1 और F2 को अगर साथ में हम रिंग कर रहे हैं ना तो उसमें इतना बीट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि F2 - F1 की हमें वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से अपन पहले F1 निकालेंगे, है ना, और F2 अपन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। वापस बताता हूँ क्या किया, हमें दो ट्यूनिंग फॉर्क दे रखे थे और बोल रखा था कि F1 एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपकी अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर की एक पाइप यूज़ करते हो क्लोज्ड ट्यूब, तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे देता है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला क्लोज ट्यूब के लिए, तो उसमें हमारे पास लैम्डा आ गया 40 सेंटीमीटर, लैम्डा आ गया और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी होती है एयर में, तो उससे पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्योंकि v = λ/f होता है, नहीं पता तो याद कर लो। ठीक है, उससे मेरे पास क्या आ गया कि फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है। फिर बोल रखा है कि दोनों को अगर साउंड टुगेदर करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी होती है। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F1 - F2 का मॉड। अब यहाँ दे रखा है कि F2 ग्रेटर है तो F2 - F1 = 10 हो जाएगा, तो F1 निकाल लिया और F2 आ जाएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी में बस यही चीज़ काम आती है। अब इसमें सोचना ये रहता है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी हायर है, ठीक है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो उस पर कभी कभी उलझ जाते हैं बच्चों को कि यार कभी F2 हायर होगा कभी F1 हायर होगा, बच्चे उलझ जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं डॉपलर साहब की। डॉपलर साहब का क्या कहना है कि अगर आपके पास कोई साउंड का सोर्स है, ठीक है, और अगर तुम ये मान लो कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो v है, ठीक है, और एक मेरे पास सोर्स एक ऑब्जर्वर है, ये किसी तरह की कोई साउंड एमिट कर रहा है, ओके, ये बैटमैन है कुछ है, इसका सायरन है, तो सडनली ये भाई साहब जो है ये स्पीड u/v/s से मूव करने लग जाते हैं आदमी की तरफ, ओके, और ये स्पीड करने लग जाता है v/o, एक दूसरे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो ये बोला गया भाई साहब ने। अब देखो डॉपलर इफेक्ट में लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है,
तो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो एफ अगर, तो इनमें क्या होता है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी जो तुम्हें सुनाई देगी ना वो चेंज हो जाएगी। मतलब इन ऑब्जर्वर को ये जो साउंड एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग सुनाई देगी जितनी ओरिजिनल है। तो उसका फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय, अब वी लिखो दोनों तरफ, वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। अब तुम्हें ये देखना है कि ये दोनों जब पास में आएंगे ना तब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये याद रखो पहली चीज दिमाग में। दूसरा हमने ये देखना है कि ऑब्जर्वर ऊपर आता है, सर्वेंट नीचे आता है, ठीक है। सर्वर, तो सर्वर को तुम सोर्स को तुम मान लो सर्वेंट मान लो, तो सर्वेंट नीचे रहेगा, है ना। तो और इसको ऑफिसर मान लो, तो ऑफिसर ऊपर रहेंगे, सर्वेंट नीचे रहेंगे। तो ऊपर ऑफिसर को डालो, नीचे सर्वेंट को डालो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस आते हैं, वो कैसे डिफाइन करने हैं। तो देखो, अगर तुम्हारे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इतना दिमाग में रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे, इतना याद रखो, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? अब ये देखो कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि पास में आएंगे तो इनकी बढ़नी चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये अगर 0 पे है तो अगर ये इधर आएगा और अगर जैसे मान लो ये प्लस है तो ये पास में आ रहे हैं, ठीक है, और अब ये दोनों जैसे पास में आ रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे अगर प्लस साइन होगा, ये तो 0 है चलो अभी के लिए क्योंकि मैंने अभी 0 सेट कर रखा है, अगर ये प्लस होता तो ये फ्रीक्वेंसी तो कम हो गई, तो वो गड़बड़ है, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस। ओके, अगर ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। अब मानो कि ऑब्जर्वर को भी ऐड कर दो, तो अब ये और तेजी से पास में आ रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो अब यहाँ पे V0 है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? नहीं, कम होगी। तो यहाँ पे लगाना चाहिए प्लस, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल गया कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। अब ये मानो कि यार ये दोनों जैसे, अब ऑब्जर्वर जैसे इधर जा रहा होता तो ये दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, यानी यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब जैसे ये इधर जा रहा है तो यानी कि और दूर जा रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा आपकी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लस कर दो, क्योंकि प्लस करोगे नीचे तब नीचे डिनोमिनेटर बढ़ेगा और ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका बताया जिससे बहुत इजीली याद रहता है। क्या याद करना है? दोनों के बीच की दूरियां अगर कम होंगी ना तो अपन को ये फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, और ऑफिसर ऊपर सर्वेंट नीचे, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, यहाँ पे लोग प्लस माइनस भूल जाते हैं। तो क्या करो, अब जैसे ये दोनों साथ में दे रखे हैं कि आसपास आ रहे हैं, तो यानी यहाँ पे बढ़ाने के लिए प्लस कर दो और यहाँ पे घटाने के माइनस कर दो। अब ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, यानी कि ये भाई साहब तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऊपर आएगा प्लस, और ये भाई साहब घटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये डिनोमिनेटर में तो घटा कैसे सकता है, डिनोमिनेटर को बड़ा बना के, तो बड़ा बनाने के लिए प्लस कर देंगे, है ना। अब ये भाई साहब भी अगर इधर आ रहे हैं तो हमने देखा कि यार ये अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो अब ये न्यूमरेटर में तो ये बढ़ा कैसे सकता है वैल्यू को, न्यूमरेटर को बढ़ा के, तो प्लस साइन आ जाएगा। अब ये भाई साहब इधर जा रहे हैं तो इनको बढ़ानी है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों पास में आ रहे हैं, ये भी पास में आने की कोशिश कर रहा है, तो हमें ओवरऑल इस नंबर को बढ़ाना है। तो अब ये भाई साहब अगर इधर जा रहे हैं और ये डिनोमिनेटर में, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? सब्ट्रैक्शन करके। तो ये एक तरीका है। अगर ये समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, तो तुम वही अपना नॉर्मल HC वर्मा का फॉर्मूला याद कर लो, उसमें 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं इनफैक्ट। याद कर लो कि अगर ऑफिसर रेस्ट पे तो क्या करना है, सर्वेंट रेस्ट पे तो क्या करना है, अगर दोनों चल रहे हैं तो क्या करना है। ओके, बस यही है, डॉपलर इफेक्ट खत्म। अब यहाँ पे कभी कभी हवा चल जाती है तो वहाँ पे क्या करना है कि अगर हवा के डायरेक्शन में अगर ये लोग जा रहे हैं तो V+VW कर दो। क्यों? क्योंकि देखो ये सब जो स्पीड्स है ना ये विद रेस्पेक्ट टू मीडियम है। तो अगर तुम्हारी हवा ही इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, अगर तुम्हारी हवा इस डायरेक्शन में चलने लग गई, इसका क्या मतलब है कि विद रेस्पेक्ट टू द मीडियम, तो देखो एक तरह से साउंड की स्पीड V+VW होगी, विंड की स्पीड अगर W मानो तो साउंड वेव और तेजी से इधर जाएगी ना W स्पीड से, V+W कर दो, ठीक है। तो वो सब हो जाएगा, वो कोई वैसा नहीं सोचना है। मतलब जिस डायरेक्शन में अपना सोर्स की तरफ जो साउंड वेव जिस तरह ट्रैवल कर रही है ना, उस डायरेक्शन में अगर विंड चल रही है तो ऐड कर दो, उसके ऑपोजिट तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सब ट्रिक्स हैं बेसिकली बताने की। ओके, तो डॉपलर इफेक्ट क्या था? डॉपलर इफेक्ट ये था कि तुम्हारे अगर सोर्स एक है जो साउंड एमिट कर रहा है एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है साउंड को, तो अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में मूवमेंट हो गया तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड चेंज हो जाती है। उसका फॉर्मूला कैसे आता है? F=F0 V समथिंग V0 और V समथिंग VS, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अगर ये पास में आ रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, प्योर मैथमेटिक्स है।
नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ मत करो, तुम एनसीईआरटी खोल लो या एचसी वर्मा खोल लो, उसमें ज़्यादा इजी तो नहीं है, इजी तो ये तरीका है, तभी मैं बता रहा हूँ, मैं इजी चीज़ें बताने में बिलीव करता हूँ, इसमें फॉर्मूले रटने नहीं पड़े। अगर तुम ये सब नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे रटने वाले फॉर्मूले दे रखे हैं। अब रटने वाला काम भाई मैं नहीं करता, ना मैं कराता हूँ किसी को, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे रेफरेंस लेना पड़ेगा, मेरा तरीका तो ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साउंड। ओके, क्या क्या पढ़ा हमने? पहले देखा कि सिमिलरिटी टू स्ट्रिंग वेव बहुत सारी है, उसके बेसिस पे हमने डिराइव कर लिया प्रेशर का वेरिएशन वाला। तो प्रेशर हमने देखा पाई/2 फेस डिफरेंस पे रहता है, पहले साइन आता था, अब कॉस आता है। पी नॉट इक्वल टू बी के एस नॉट हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि इंटेंसिटी क्या होती है, डेसिबल्स के बारे में जाना, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स के फॉर्मूले देखे। फिर हम इस पे आ गए नेक्स्ट वीडियो पे, उस पर हमने इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस या सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स किया। उसके बाद स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी, उसके बाद हमने बीट्स पढ़ी, उसके बाद डॉपलर इफेक्ट देखा। तो मोस्टली क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पे आएंगे, बहुत सारे भर भर के, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास दम है नहीं, मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता है। कभी कभी एंगल पे बातें हो जाएंगी कि यार ऑब्जर्वर यहाँ पे है और लेट्स से कि ये ऐसे आ रहा है, तो तुम्हें क्या देखना है, साउंड जो एमिट हुई है ना उसका एक कंपोनेंट, मतलब देखो साउंड इधर ट्रैवल करती है हमेशा, ठीक है। अब तुम्हारा बंदा अगर यहाँ पे कोई साउंड एमिट किया है, ठीक है, तो वो 2 सेकंड बाद अगर बात करोगे तो वो सेमेट फिर यहाँ से हो रही होगी, ठीक है। तो उसमें फेस डिफरेंस वगैरह आ जाता है, तो वो सब कैलकुलेशन भी रहती है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं साउंड में, है ना। और ये क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आप एक अच्छे रेफरेंस को फॉलो करो। तो बेसिक चीज़ें तो मैंने बता दी जो ये है, ओके। आपको और डिटेल में चीज़ें जाननी है तो मैं आपको रेफरेंसेस बता सकता हूँ। तो बहुत अच्छी, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है ना, थ्योरी दे रखी है एनसीईआरटी में बहुत शानदार, जिसमें ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं, सारे गामा पदा नी सा क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स के बारे में जैसे मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ही दिया कि क्यों बनती है, तो वो सब क्यों बन रहा है एनसीईआरटी में बहुत अच्छा बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़ो, उससे तुम्हारे क्वेश्चन निकलेंगे। थोड़ा साउंड वेव सुना देते तुम लोगों को भी। हाँ, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक गिटार है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसमें ये सब बता रखा है कि साउंड प्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं। तो मैं जब इस स्ट्रिंग को प्लग करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे भी देखो ये वेव्स बन रही है, स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। जब वायर में प्लग करता हूँ ना, तो यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशंस होती है, और ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ के बीच में। तो उनके बीच में ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है, और स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है, ओके, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। तो ये हुई स्ट्रिंग वेव, ओके। अब मैं जैसे यहाँ पे हाथ लगा के फिर करता हूँ, तो मैंने शॉर्टन कर दी लेंथ। देखो अभी देखना, ये देखो ये आवाज़ सुनो और एक ये आवाज़ सुनो। तो पहले वाली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लग रही थी, ज़्यादा आपको लगी कि यार ज़्यादा वो थी, श्रिल थी, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो लेंथ ज़्यादा करी तो वेव लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे वेव लेंथ कम, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें होती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एनीवेज, तो थ्योरी बहुत अच्छी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में। अगर आपको प्रॉब्लम्स करनी है जेई लेवल पे, जेई लेवल की प्रॉब्लम्स अगर बनानी है ना, तो वो मिलेंगे आपको एचसी वर्मा के अंदर, ठीक है। एचसी वर्मा में जाओ भाई लोग, ठीक है। एचसी वर्मा में डॉपलर पे बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे दिए हुए हैं और बीट्स पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे बीट्स पे थोड़े बहुत, प्लस डॉपलर इफेक्ट पे, प्लस आएंगे आपके स्टैंडिंग वेव पे। स्टैंडिंग वेव जो होती है ना आपकी साउंड में और स्ट्रिंग में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे आएंगे। और एचसी वर्मा में इन चीज़ों पे भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो केवल इन चीज़ों के एचसी वर्मा से क्वेश्चन बना लो 30-40, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, फोड़ के आओगे एकदम साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव भी। तो ये आपका वेव्स हो गया भाई, है ना। Thank you for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन।
नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।